हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें भी पर्टिकुलरली बात होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, जिसमें हम आपको बताए थे कि हम लोग अल्टीमेटली 11th और 12th में चैप्टर वाइज ही पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, इस तरह से ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। बट फंडामेंटली ये सारे जो चैप्टर है कि कहीं ना कहीं इनमें आप ये सारे रिएक्शंस को ही पढ़ते हैं। जैसे कि हेलोएल्केन, हेलोएरीन में हम आपको बताए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी तरह और सारे रिएक्शन में हो गया एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। फिर हम आपको बताए थे इस सारे में कि कौन कौन सा रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसे हमें आज पढ़ना है। उसमें भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बेसिक्स की। और इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये बेसिक्स का आना जरूरी है, जिसमें हम आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, जिसमें इंटरमीडिएट भी हम एक्सप्लेन किए थे कैसे। उसी का यूज आज के इस लेक्चर में जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से निकल कर आएगा। ऑलरेडी हम इस पहलू को डिस्कस कर चुके हैं जब हम लास्ट वीडियो दैट इज पढ़ा रहे थे कि कौन कौन सा रिएक्शंस पढ़ना है, तो वहां इसको अच्छे से हम कोरिलेट किए थे। फिर से हम लोग आज के इस लेक्चर में इस चीज को समझेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको पढ़ना है SN1 रिएक्शन, SN2, NGP और SNI, जो कि होता है इंट्रामोलिकुलर। अगर हम क्लासिफाई करें तो ये जो आपका रिएक्शन है इसे आप कहेंगे SN2 और इसे कहेंगे SN1। ये तो बात रही, ठीक है, SN2 SN1 ये सब हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम समझते हैं कि कैसे आप इस रिएक्शन को देखकर कहेंगे कि हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। पहली बात तो ये हमें समझना है। तो देखिए, समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, वर्ड्स को पकड़ते हैं। जैसा कि आपको हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि नाम में ही बहुत कुछ छिपा रहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे कह सकते हैं उसको पहले समझा जाए। देखिए, ये आप जैसे देख सकते हैं, ये क्या है? रिएक्टेंट है। कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट है। लाइकवाइज यहाँ पे भी आप वैसे ही कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, जिसमें कि ये जो क्लोरीन है ये निकलकर हट जा रहा है और इसके जगह OH आ जा रहा है। सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? उसकी जगह दूसरा आ जाना। तो देखिए, इस Cl के जगह OH आ जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपको हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझाएं, तो जो आप क्रिकेट देखते हैं तो उसमें ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई एक प्लेयर फील्डिंग करते में अगर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो उसके जगह दूसरा फील्डर आता है, प्लेयर आता है उसके जगह फील्डिंग करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यही सेंस यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया उसके जगह कोई दूसरा ग्रुप आ गया। पहली बात। दूसरी बात, इसको आप हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, ये मॉलिक्यूल क्या है? sp3 है, मतलब ये जो कार्बन है, ये सेंटर भी क्या है? sp3 है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इट मींस ये कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे? आपको डाउट हो रहा होगा। देखिए, ऐसे बोल सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे या फिर अगर आप जानते हैं, जब एल्कीन का रिएक्शन में आप ब्रोमीन का एडिशन कराते हैं तो इससे क्या बनता है? दोनों साइड ब्रोमीन लगता है। तो ये sp3 से sp2 से sp3 जा रहा है। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली कैसे हो पॉसिबल है? ये एडिशन हो रहा है, पाई बॉन्ड की जगह यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी क्या है? यहाँ पर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, इसलिए आप इसे एडिशन कहते थे। बट यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आप सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो एक तरीका ऐसे भी है, आप साइंटिफिकली
केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ये तो बात रही सब्स्टिट्यूशन की। अब उसमें भी समझना क्या है, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो OH पे माइनस है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में हम पढ़ाए थे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल छिपा होगा। बिकॉज आपको हम कई बार बता चुके हुए हैं कि एक पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का ही होता है, और इसे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, जिसको हम इस बेसिक सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे और लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो आपको अगर ये चीज पता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। लाइकवाइज इस केस में भी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। हम ये मान के चल रहे, अब आप समझ चुके हैं, बिकॉज हम ये सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आप कैसे बोलते थे, बिकॉज ये कार्बन पे डेल निगेटिव बनेगा, यहाँ डेल पॉजिटिव बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये बॉन्ड पोलराइज हो गया, यानी क्या है, बॉन्ड पोलरिटी है। देखिए, बॉन्ड पोलरिटी है, और बॉन्ड पोलरिटी के कारण बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड पोलरिटी के कारण बॉन्ड का फिजन होगा, बॉन्ड का टूटना होगा, और इस तरह से टूटेगा कि ये Cl माइनस बन जाएगा, तभी ये OH माइनस आएगा, अटैक करेगा और Cl माइनस निकल जाएगा, जिससे कि यहाँ आप देख सकते हैं Cl पे निगेटिव चार्ज है और इसकी जगह OH आके रह गया। सो दैट मीन्स ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें ये जो ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी के कारण इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो आप पढ़ते हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आगे भी हम पढ़ेंगे भी, तो हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं ये H है, और अगर आप यहाँ Cl2 लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपको वंस अगेन जो इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म करता है उसमें एक्सप्लेन किए थे। ये जो सिस्टम है, यहाँ से Cl+ निकलेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के थ्रू इस H के जगह अब यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। अभी भी देखिए ये सब्स्टिट्यूशन ही है, बिकॉज H के जगह Cl आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो अभी ये sp2 है, अभी भी ये क्या है, sp2 है। सो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं हुआ, बट ये जो ग्रुप आप सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको कहते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एग्जांपल हम इसलिए दिए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि हाँ, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों कह रहे हैं। पहला बेसिक्स तो क्लियर हो जाना चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और उसके जगह आके सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरा चीज जो इसमें सीखने वाली बात है वो है लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स ये जो ग्रुप निकल रहा है इसे ही कहते हैं लिविंग ग्रुप, बिकॉज नाम से क्लियर, वंस अगेन लीव मतलब निकल जाना, और ये ग्रुप निकल जा रहा है इसलिए कहते हैं लिविंग ग्रुप। सो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप पढ़ेंगे एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और तीसरा लिविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स जानना जरूरी है, तब ये आप ये रिएक्शन समझ पाएंगे, और जब आप ये रिएक्शन समझ पाएंगे तभी आप ये चैप्टर वाइज समझ पाएंगे। ठीक है, सो हम लोग आज की लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले लिविंग ग्रुप के बारे में, बिकॉज हम ये दोनों समझ रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ Cl निकल रहा है तो लिविंग ग्रुप है, क्या यहाँ OH भी होगा या Br होगा, यानी कार्बन OH कार्बन Br। कब हम बोलेंगे कि किसको एक लिविंग ग्रुप कहेंगे। देखिए ध्यान से अगर हम लोग समझे तो ये भी पढ़ा हुआ है, यानी अगर आप एसिड और बेस वाला लेक्चर फॉलो किए होंगे जो कि इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में हम पढ़ाए थे, तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किए थे कि जैसे हम HCl की बात करें, HF, HBr और HI, अगर आप इसका कंजुगेट बेस ड्रॉ करें, यानी सभी से H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा, H+ निकलेगा और F-, सिमिलरली Cl-, Br-, I-।
आपको हम एक्सप्लेन किए थे एक अच्छा एसिड कब कहलाता है, अगर उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है। तो हम जानते हैं कि HF से HI की ओर जाते हैं तो क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इट मीन्स ये जो कंजुगेट बेस है करस्पॉन्डिंगली ये कंजुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। तो अगर HI बहुत एक अच्छा एसिड है तो I- बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो इस चीज में ध्यान दीजिए, जब OH- इधर आके अटैक करेगा, इस Cl को निकालेगा, तो ये Cl- यहां जो रह रहा है इसको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर ये स्टेबल है तभी हैप्पी है, स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, वापस से अटैक करेगा और इस OH- को निकाल देगा और बैक साइड रिएक्शन ले जाएगा। तो देखा जाए तो लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है, जो अनायन है वो बेसिकली एक कंजुगेट बेस की तरह होगा जो कि उस एसिड से जनरेट हो रहा है। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसी को अगर हम कंसिडर करें, रेफरेंस लें, तो देखिए ये लिविंग ग्रुप है कुछ, आप देख सकते हैं साफ साफ कि जब भी अभी हम आपको एक्सप्लेन किए HCl और HBr में ज़्यादा एसिडिक HBr है तो इसलिए उसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। यही रीज़न है कि अगर RCl और RBr में से अगर आप Cl- निकालें और Br- निकालें तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप Br- कहलाएगा। इसलिए इसका रिएक्टिविटी देखिए 10 है और ये 1 है। I- की बात की जाए तो देखिए 10⁻²⁴ है। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए अगर हम बोले तो I- देन Br- देन Cl- देन F-, ये आपका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हुआ। इसमें भी अगर वो माइनस रेजोनेंस में जा सकता है तो देखिए वो और अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो देख रहे 10⁻⁴ हो गया। तो आई बिलीव आप समझ चुके हैं कि लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है और कब हम किसे अच्छा एक लिविंग ग्रुप कहेंगे। सो ओवरऑल एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना होना चाहिए और लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और तीनों के बारे में पता होना चाहिए, कब किसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप कहेंगे, कब किसको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहेंगे और कब किसको एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। पहली बात। अब बात की जाए अगर मैकेनिज्म की, कि जैसे कि हम आपको बोले ये SN2 है और ये SN1 है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हम किसको SN2 कहेंगे या किसको SN1 कहेंगे, इसको समझना जरूरी है। उसके बेसिस पे ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्वेंट का क्या रोल है। दूसरी बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिटरमाइन होगा। तीसरी बात, रिएक्टेंट यानी ये जो मॉलिक्यूल है अगर ये 1 डिग्री है, जैसे आप देख सकते हैं 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो रिएक्टेंट का क्या रोल होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपको मैकेनिज्म के बारे में आइडिया है।